Gold, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गोल इंस्टीट्यूट। आज आप लोगों का नीट 2020 एग्जाम कंप्लीट हुआ। काफी दिनों से आपको इस एग्जाम का वेट था और ये काफी एग्जाम कैंसिल हुआ, बट अल्टीमेटली आज 13 सितंबर को ये एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया। गोल इंस्टीट्यूट सारे नीट एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका कोड है जीवन। कोड इसका जीवन है, ये ध्यान रखना है आपको, जीवन कोड। और हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन के आंसर को समझ करके, जो आपके पास आंसर शीट है या आपको याद होगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर यहाँ पे टिक किया है, उससे आप मैच कर लीजिए और अपने खुद ही मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन में बोल रखा है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन इज। आपको पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है एंड क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। बट यहां पर उसने बोल रखा है Cr+2 का हमको देखना है। तो Cr+2 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d4। 4s0 3d4। यहां पर आपको क्या देखना होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। तो 3d4 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4 आ गया। आप यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला और क्या होता है आपको पता, √nn+2। √nn+2 होता है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 4 + 2, तो ये 6 × 4 यानी √24। अब √24 को आप किस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यूनिट आपको सबको पता है, बोर मैग्नेटॉन होगी। किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, √24 का आंसर क्या होगा, 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये वैल्यू √24 है। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 4 से ज्यादा और 5 से कम और 1 कम है तो आप 4.9 लिख दीजिए। एक शॉर्टकट तरीका है रूट फाइंड करने का, बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.9। तो जिसका भी ये पेपर है उस बच्चे ने एकदम सही आंसर किया हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो जाएगा 4.9। क्लियर हो गया होगा आपको इसका सारा सोल्यूशन। आप जरूर इस चीज को चेक कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 137। आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 हम लोग देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 बोलता है मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है CO+H2। तो आपको पता है ये एनसीईआरटी में ही गिवन है, आपने पढ़ा भी है CO+H2। 11 की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। CO+H2 क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं। CO+H2 को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस गैस। ये एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन पहला भी जो आपको 136 दिखा वो भी एनसीईआरटी का है। 137 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। तो यानी ए का जो आंसर मैच करेगा वो कौन सा मैच करेगा, थर्ड। क्लियर। चलिए बी आइए। ये भी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। तो आपको देखिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो मैचिंग हो रही है, ए की थर्ड से मैचिंग हो गई, समझ में आया, एंड बी की 1 से मैचिंग हो गई। हम यहाँ इसके आगे लिखते भी चल रहे हैं। सी डाइबोरेन B2S6। आपको पता है डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इसी को आप बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यानी सी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डाइबोरेन को हम लोग इससे मैच करेंगे, तो सी का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। नेक्स्ट आइए DH2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको पता है इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो डी का कौन सा हो जाएगा, 4।
डी का 4, सब चीज एनसीईआरटी में ही गिवन है, इसीलिए बार बार आप लोग से बोला जा रहा था कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए। तो डी का 4 हो जाएगा, और कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो जिस बच्चे का क्वेश्चन उसने एकदम करेक्ट किया हुआ है, फोर्थ आंसर होगा, यानी 137 का आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया आपको? बहुत आसान है, सारी चीजें एनसीईआरटी से ही मैच कर रही हैं, कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 देखिए, बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए बोलता है कि ब्लिस्टर, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं, बोलता है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो आपको पता है ऐसा तो नहीं होता है। सेकेंड आइए, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाई वैन आर्कल मेथड। आपको एनसीईआरटी में मॉन्ड प्रोसेस दिया हुआ है, निकल को हम लोग मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यानी ये आंसर भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थर्ड आइए, बोलता है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। यस, कार्बन थोड़ा यहाँ ज्यादा होता है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर इसको दूसरे शेप में मोल्ड कर सकते हैं। मोल्डेड का मतलब ढलवा, यानी किसी दूसरे फॉर्म में इसको शेप दे सकते हैं। तो यस, यानी थर्ड इसका जो है ये करेक्ट है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप, ये भी सब आपको क्लास में बताया जा चुका है। फोर्थ बोलता है रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। गलत है, इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 1% यानी 0.1% से भी कम है, और ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, यानी ये बात भी यहां पर रॉन्ग है। तो बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट हमको चाहिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट में 139 का यहां पर आंसर हो जाएगा 3। मैच करते चलिए, जिस बच्चे का उसने एकदम करेक्ट बात यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए 140 में यहाँ पे क्या है, बोलता है यूरिया का फार्मूला सबको पता है, NH2CONH2 विद वाटर। तो यूरिया के अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और बाद में वो अमोनिया और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो बोलता है यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B, जिसको हम लोग B में डिकम्पोज कर लेते हैं। तो समझ में आ गया, यूरिया जब वाटर से रिएक्ट करेगा अमोनियम कार्बोनेट में आ जाएगा, और जब उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो अमोनिया और CO2 वहां पर फॉर्म हो जाते हैं। फिर बोलता है B व्हेन पास्ड थ्रू Cu2+ एक्वस, यानी कॉपर एक्वस प्लस में जब हम लोग B को पास कर दे तो B क्या होगा, अमोनिया। और आपको पता है कि अमोनिया न्यूट्रल लाइगेंड है, लाइगेंड की तरह काम करेगा अमोनिया। CO2 तो लाइगेंड की तरह काम नहीं करेगा, बट अमोनिया लेविस बेस होने के कारण वो लाइगेंड की तरह काम करेगा। और कॉपर जो है वो कॉपर के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, और सबको पता है Cu के ऊपर 2+ का डीप ब्लू कलर होता है। वही ये बात बोलता है कि डीप ब्लू कलर सोल्यूशन C इज फॉर्म्ड। तो हम यहाँ पे रिएक्शन इसकी लिख दे रहे हैं। ये ले लिया हमने, यूरिया ले लिया, NH2 CONH2, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, विद वाटर। तो सबको पता है ये अमोनियम कार्बोनेट बना देगा, NH4 होल ट्वाइस CO3। जब आप इसको डिकम्पोज कराएंगे तो अमोनिया गैस और CO2 गैस यहां पर मिल जाएगी। अमोनिया पे लोन पेयर होने के कारण ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, जिसको हम यहां पर क्या कह सकते हैं, B कह सकते हैं। अब B व्हेन पास थ्रू Cu2+, इसको जब हम लोग Cu2+ में पास कर दें एक्वस में अमोनिया को, तो यहां पर ये क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। अमोनिया लाइगेंड है और कॉपर एंड D ब्लॉक का मेटल है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये CuNH3 होल 4 के ऊपर 2+ का फॉर्मेशन करेगा। और क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लाइगेंड है तो ओवरऑल चार्ज +2 आएगा, एंड Cu के ऊपर +2 होने के कारण इसका कैसा कलर हो जाएगा, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। ये तो क्वेश्चन में बोलता है ये C, इसी को हमने C कह दिया यहां पर फॉर्म। तो C क्या होगा आपको समझ में आ गया, 140 का फर्स्ट आंसर होगा। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन है इसने ये वाला क्वेश्चन भी राइट किया हुआ है, यानी 140 का आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, रिएक्शन भी मैंने लिख ली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आपने अटेम्प्ट किया हुआ क्लास में,
और आपने मेहनत करी है, देख लीजिए सारे आंसर आपके यहाँ मैच कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, अब ये आपको पता है कि ये आईयूपीएसी नेम किसका दे रखा है, एलिमेंट्स का, अनिल अन्यम अनिल ट्राइयम। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एलिमेंट पहले आईयूपीएसी नेम लिख दें, मतलब ये वाले जो नाम दिए हुए, और उसके सामने मैच करा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोलता है इनकरेक्ट मैच कौन सा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। अन का मतलब 1 हो गया, निल का मतलब 0 हो गया, फिर अन दिया है तो 1 हो गया, यानी 101। अब आपको पता है 101 किसका होता है, मेंडेलिवियम का होता है, एमडी। इसका मतलब ये तो करेक्ट मैच कर रहा है, ए का 1 करेक्ट मैच है। ठीक, चलिए आइए बी में क्या बोलता है, अनिल ट्राइयम। तो अन का मतलब 1, निल का मतलब 0, ट्राई मतलब 3, तो 103। और 103 सबको पता है लॉरेंसियम होता है, LR। ठीक, तो ये भी सही दिया हुआ है इसने। सी आ जाइए, सी बोलता है अनिल हेक्सियम, यानी अन का मतलब 1, निल का मतलब 0 और हेक्स मतलब 6, तो 106। और 106 किसका होता है आपको पता है, सी बॉर्गियम का। किसका होता है, सी बॉर्गियम, SG, सी बॉर्गियम। ये भी सही है, सी का थर्ड सही है। डी आ जाइए, डी में क्या बोलता है, अन्नियम, यानी 111 हो जाएगा, अन और 111 हो जाएगा। और 111 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका यहां पर होता है, रॉन्टेंजिनियम का। किसका होता है, रॉन्टेंजिनियम RG का, जी। तो डी के आगे उसने डर्मस्टैटियम लिखा हुआ है, आपको पता है डर्मस्टैटियम का एटॉमिक नंबर 110 होता है। तो यानी ये तो गलत है। कौन सा गलत है, डी का जो 4 ये बोल रहा है ये गलत है, क्योंकि अन्नियम जो है वो रॉन्टेंजिनियम का है और इसने डर्मस्टैटियम दिया हुआ है, यानी DS दिया हुआ है, और DS का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 110 होता है। तो ये रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर बोलता है इनकरेक्ट मैच, यानी थर्ड जो है ये इनकरेक्ट मैच कर रहा है, डी का 4। इस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है, यानी 142 का आंसर यहां पे हो जाएगा 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही आसान है, कार्बन का हमको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स का है ये क्वेश्चन। CH4 लिया प्लस 4 मोल ऑफ Cl2 गिव्स CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4 मोल HCl। तो CH4 में कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, निकाल लेंगे, X मान लेंगे। हाइड्रोजन का यहाँ 1 × 4 = 0। समझ में आ गया। तो यानी यहां पर जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो -4 हो जाएगा यहाँ पर, तो -4 हो गया। कैसे निकाल सकते हैं ना, तो X = कितना आ गया, -4 हो गया। एंड CCl4 में जब आप देखेंगे तो क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो CCl4 में कार्बन का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कहां से चेंज होगा, -4 से +4 चेंज करेगा। कैसे, CH4 में कार्बन का X लिया, हाइड्रोजन का +1 होता है × 4 = 0 कर दिया, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो X = कितना आ जाएगा, -4। एंड CCl4 में अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें X, Cl का कितना होता है, -1 × 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CCl4 लिखा है, = 0 हो जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज कर रहा है, -4 से +4, यानी 144 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, ये हम लोग जीवन कोड को डिस्कस कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जीवन कोड है ये, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। वही पेपर अवेलेबल हुआ तो आपके पास जल्दी से जल्दी हम लोग सोल्यूशन पहुंचा रहे हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चंस में जो आपने ऑप्शन टिक किए हैं उनको देख करके अपनी मार्किंग आप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए 148 क्वेश्चन में बोल रखा है कि फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स participates in the oxidation of glucose to produce ATP with sodium। तो आपको समझ में आ गया होगा, एस ब्लॉक में जो आप यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का यूजेस जो आप पढ़ रहे हैं, वहीं की ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है। और आपको पता है कि सेल फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आयन अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और उस पोटेशियम आयन का काम क्या होता है कि जो अदर एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना और साथ में ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करना।
और सोडियम आयन के साथ वो प्रेजेंट होगा। और साथ में यहां पर इसने ये भी बोल रखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, यानी कि जहां यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप की बात हो गई, तो आप कई तरीके से बात समझ गए कि इसका आंसर पोटेशियम ही होगा। यानी 148 आंसर इसका हो जाएगा 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, बोलता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत स्टेटमेंट हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है द ट्रांजिशन मेटल, ठीक, डी ब्लॉक के मेटल को आप ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, ये सही बात है, क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे शो करता, तो यही बात यहां लिखी है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 लिखा है ये एकदम करेक्ट लिखा है कि फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यस, ये एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी भी हुई है और आपने पढ़ भी रखा है कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर, क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल्स खाली पड़ा हुआ है और खाली पड़े होने के कारण वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना सकते हैं, इसीलिए वो कैटलिस्ट की तरह भी यानी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करेंगे। सेकेंड बात बोलता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनमें जो बहुत स्मॉल एलिमेंट है, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी वहां पर एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में गिवन है। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। थर्ड आइए, बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आयन इन CrO4 के ऊपर -2, यानी क्रोमेट आयन हो गया CrO4 के ऊपर -2, ठीक। और यहां पे क्या देखना है हमको, CrO4 के ऊपर -2 और दूसरा डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7 के ऊपर -2। बोलता आर नॉट द सेम, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर नॉट द सेम। ये तो गलत बात है, आपको पता है दोनों जगह क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। कितना है, +6। निकाल लीजिए, क्रोमियम का यहां पर X लीजिए, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, -2 × 4 = -2। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। यानी क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +6 हो गया। डाइक्रोमेट में आइए, तो डाइक्रोमेट में हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो क्रोमियम का कितना ले ले, X, और यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है तो 2X ले ले, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 = -2। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो अगेन X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, दोनों जगह ही क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, +6। और यहाँ पे बोलता है आर नॉट द सेम, ये तो गलत है ना। इसका मतलब यहाँ पर 149 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट 4 में बोलता है Cr2+ यानी D4 का कॉन्फ़िगरेशन है। यस, अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पहला ही मैग्नेटिक मोमेंट था। Cr के ऊपर 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपने आप को ऑक्सीडाइज करना। तो आप सबको पता है कि क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, +2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि +2 में इसका आ जाएगा 3d4 एंड Cr+3 में आ जाएगा 3d3। और 3d3 होने से जो T2G ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 1 2 3, तो T2G ऑर्बिटल इसके सबशेल जो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, इसीलिए Cr के ऊपर यानी क्रोमियम के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है, जिसके इससे होगा क्या कि Cr+2 अपने आप को Cr+3 में ऑक्सीडाइज करेगा और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कि बात 4th ऑप्शन में दी हुई है। इसका मतलब 4th ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर? तो यानी 149 का यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, समझ में आ गया। यहां पे इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट यहां पर 3rd है, यानी 149 आंसर हो गया 3। ठीक, नेक्स्ट आइए, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का, एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। वहां पर आपने क्वेश्चन किए होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, बॉन्ड ऑर्डर निकाले होंगे आपने, और आपको ये बात बताई गई है कि जहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको तो तुरंत समझ में आ रहा होगा, यहां तो ज्यादा सॉल्व करके बताने की भी जरूरत नहीं है। लिथियम तो पता ही है, लिथियम का
फाइंड कर लेंगे यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। निकालते कैसे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3 होगा, 3 इंटू 2 कर दीजिए क्योंकि लिथियम के एटम 2 हो गए तो 6 हो गया, और 6 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2s2 ये आएगा। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2, और आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना 1/2 बॉन्डिंग, जो विदाउट एस्ट्रिक है वो बॉन्डिंग है, तो 2 and 2 4 हो गया, -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, यानी जिसका तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। अब C2 का आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और यहाँ ये भी बहुत स्पेशल पॉइंट है, अभी सब तो खैर आपका पेपर हो चुका है, याद भी रखिए वहां दोनों बॉन्ड पाई हैं, ये सब डिस्कस क्लास में हुआ था। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और इसके लिए स्पेशलिटी क्या थी कि ये पैरामैग्नेटिक था, ठीक है। नेक्स्ट He2, ये तो कभी एग्जिस्ट मॉलिक्यूल में करता ही नहीं है, जीरो ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। कैसे, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए, और टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालें तो 1/2 Nb हो गया 2 माइनस Na, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। और आपने ये बात पढ़ रखी है कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। आप लोगों को तो ऐसे ही याद होगा कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट तो मॉलिक्यूलर स्टेट में जाते ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 154 का 4 हो जाएगा। क्लियर, तो 154 का आंसर हो गया 4। क्लियर है ना सबको, बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी आपको दिख रहे हैं, और आप इसको सॉल्व करें, अपने क्वेश्चंस को आप मिलाते चलिए और अपने मार्क्स खुद ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए 158 क्वेश्चन बोलता आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, CO2 करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात हुई है, बोलता कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फ्रूट। तो आप देखिए पढ़ा भी आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग स्पेशली किसके लिए, फ्रोजन फूड के लिए प्रिजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी इसका आधा स्टेटमेंट तो सही है बट आधा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये इसको हम करेक्ट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे बोलता है द स्ट्रक्चर ऑफ C60। तो आपको पता है कि जो C60 है वो क्या, फुलरेन है, और फुलरेन के अंदर क्या होता है, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल जो रिंग होती है यानी 6 कार्बन एटम की रिंग कितनी होती है 26 कार्बन एटम की कितनी रिंग होगी, 6 कार्बन एटम रिंग, ये कितनी होती है 20 होती है। एनसीईआरटी में ही गिवन है, तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर 11th में आप कार्बन 14 ग्रुप उठाइए, कार्बन वाले चैप्टर में आपको ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये पता आपको 6 कार्बन एटम की रिंग कितनी है 20 है, और पेंटागोनल जो रिंग होती है यानी 5 कार्बन एटम्स की जो रिंग होती है 5 कार्बन एटम रिंग, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी होती है 12 होती है, कितनी होती है 12 होती है ये। अब पढ़िए जरा, बोलता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग, ये तो बात सही है, एंड 25 कार्बन रिंग एंड 20 यानी 25 कार्बन रिंग, ये तो गलत है ना, 20 थोड़ी ना है 12 है, तो ये जो स्टेटमेंट है बी, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड आइए, जेडेसम जियोलाइट है, ये पता है आपको, जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर विद 5 पोरोसिटी, जेडेसम 5, ये भी आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। जेडेसम 5 यानी क्या है, ये सीव मॉलिक्यूलर, जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर विद 5 पोरोसिटी, ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी होते हैं, ये सब आपको पता है। एंड अ टाइप ऑफ जियोलाइट, यस करेक्ट, यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, एकदम सही है, यानी सी जो है इसका करेक्ट हो रहा है। चलिए डी पढ़ते हैं, सीओ, सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, एकदम सही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस भी है एंड ऑर्डरलेस गैस भी होते हैं, यानी सी और डी इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी 158 का जो ऑप्शन होगा वो 3 ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
161 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज, यानी परऑक्साइड लिंकेज। तो सबको पता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में तो ऐसा कोई भी ओ सिंगल बॉन्ड होता नहीं है। पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर यानी H2SO4, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं चाहे तो, हम बना भी दे रहे हैं आपके सामने जिससे आपको क्लियरिटी आए। यहां पर देखिए H2SO4 S लिया, डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है डाई बेसिक एसिड है। ये देखिए H2SO4, कोई O सिंगल बॉन्ड हो तो दिख नहीं रहा, यानी पहले वाले में तो नहीं होगा। दूसरा है सेकंड परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2S2O8। क्लास में हमने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी किया था और तरीका भी बताया था कि आप 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के हाइड्रोजन निकाल दीजिए। कैसे, यही इसके 2 मोल ले लीजिए, यानी S डबल बॉन्ड O, ये हमने कहा था ऐसे आप याद भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। एंड देखिए आपके सामने नीट 2020 में ये पूछ भी लिया गया। तो OH, ये OH एंड ये डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल दीजिए ये HH। अब देखिए ऑक्सीजन की ये वैलेंसी फ्री और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, ये मिलकर क्या कर देगी O सिंगल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर देगी। बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज हो जाएगा जी। ठीक, ये हो गया। तो देखिए यहां पर ऑक्साइड लिंकेज आ गया, यानी O सिंगल बॉन्ड O आ गया। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। पायरो का मतलब हीट करके वाटर निकालना, यहीं से अगर आप वाटर निकाल दीजिए, चलिए OH इसका और H इसका, तो क्या होगा ओलियम बन जाएगा। ये भी सब स्ट्रक्चर क्लास में हो चुका है, SOS आ जाएगा। बाकी आप एज इट इज जोड़ लेंगे। क्या किया आपने, इसका OH ले लिया और इसका H ले लिया, तो ये वाटर निकाल दिया, क्योंकि पायरो का मतलब ही होता है हीट करने पर वाटर निकल जाना। ठीक है सर, हमने इसका OH निकाला, हम इसका निकाले, भाई किसी का भी निकालो, चाहे आप इसका निकालो चाहे इसका निकालो, एक का OH दूसरे का H, तो ये पायरो। तो यहां तो कोई होगा ही नहीं परऑक्साइड लिंकेज। नेक्स्ट है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। आप सबको पता है सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कोई भी परऑक्साइड लिंकेजेस नहीं होते, ये सब आपको पता है। एनसीईआरटी में भी ये दिए हुए इन सबके स्ट्रक्चर, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा एनसीईआरटी कितनी बेस्ट है। जो भी बच्चे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिन्होंने सोल्यूशन यानी कि अच्छे करेक्ट आंसर किए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपने जूनियर को यही बात बार बार बोलेंगे कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, बहुत जरूरी है। आप देखिए हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मैच कर रहा है और ये आपको कंटिन्यू एनसीईआरटी मैच करते पढ़ते चलना है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 161 के बाद आइए 164 क्वेश्चन। ये भी क्लास में डिस्कस हो चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO न्यूट्रल गैस है, मैंने आपको क्लास में ही बताया हुआ है कि CO NO और N2O यानी नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड NO और N2O +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड कार्बन का मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो CO क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया यहाँ पे। तो देखिए CO न्यूट्रल यानी A का क्या हो जाएगा 2, क्लियर। B आइए, बेरियम है। अब बेरियम क्या है, मेटल, मेटल का ऑक्साइड सबको पता है बेसिक होता है, तो बेरियम ऑक्साइड बेसिक हो जाएगा, यानी B का 1 हो जाएगा। C आइए, C क्या Al2O3 एल्यूमिना एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड सारे आपको लिखवा रखे हैं और उसमें एक आपको हमने म्यूजिक यानी गाना भी सुनाया था और हमने कहा था ये याद करने का तरीका है, याद कर लो, क्वेश्चन आता है। देखिए दिख भी रहा आपको, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी C का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आइए D Cl2O7। तो आपको पता है कि नॉन मेटल है क्लोरीन, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी D का जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा, D का 3rd। अब देखिए कौन मैच कर रहा है, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3rd। पहला आंसर यानी 164 का फर्स्ट आंसर। जिस बच्चे का भी पेपर है उसने अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सबका उसने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। यानी यहाँ पे आपको लाइगेंड की स्ट्रेंथ बतानी है। एनसीईआरटी में पूरी सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता भी रखा, क्लास में लिखवा भी रखा, रीजन भी बताया था, तरीका भी बताया था कि कैसे आपको याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर कि बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ
तो क्या है ऑफ लाइगेंड्स, यानी जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का हमें यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बताना। आपको पता है जो कार्बन डोनर होते हैं उनका हमेशा ही ज्यादा होगा, तो साइनेड ये तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, आपको तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा भाई। सबसे ज्यादा Cn माइनस यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी सेकंड और फोर्थ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो Cn माइनस C2O4 माइनस, चलो सेकंड और फोर्थ दोनों समझ में आ रहा है। F माइनस और SCl माइनस, तो एनसीईआरटी उठा के देखो, फ्लोराइड आयन का जो लाइगेंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू SCn माइनस। ये एनसीईआरटी में पूरी सीरीज लिखी हुई है, समझ में आ गया। तो आंसर 4 हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जो बहुत अधिक कंफ्यूजन हुआ होगा वो सेकंड और फोर्थ में हुआ होगा, बट आपको ये अगर ये याद होगा तो तुरंत आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। तो बस हो गया। 171 का फोर्थ ऑप्शन है, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको गिवन है, और उसका मैंने वहां तरीका भी बता रखा कि किस प्रकार से आपको सीरीज लर्न करनी है। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया नीट 2020 के लिए ये, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि सब बच्चों ने क्वेश्चंस अच्छे किए होंगे। नेक्स्ट आइए, देखिए 180 क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये लर्निंग बेस पे क्वेश्चन है। कैटायनिक डिटर्जेंट, वैसे अमोनियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं। यहाँ पे आंसर इस बच्चे ने एकदम सही किया, इसने याद भी किया है। 180 का सेकंड क्वेश्चन होगा, क्या है, सेट्री ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। यस, ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। आप इसका बोले मैं फार्मूला लिख दूं, CH3 CH2 का होल 15 और ट्राइमिथाइल अमोनियम, यानी यहां पर N ले लिया आपने, ये CH3 ये CH3 ये CH3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है टेट्रावेलेंट हो गया, 4 कोवेलेंसी शो कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस साइन आएगा एंड Br माइनस, ये इसका फार्मूला है। तो कैटायनिक डिटर्जेंट यही होगा। 180 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 2 होगा। ये लर्न करने से ही इसका आंसर आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन नहीं। एक दो क्वेश्चन तो आप मान के वैसे भी चलो, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है और सब ने बहुत अच्छा किया भी होगा, ये हम लोग की उम्मीद है। आगे देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन ले ले। HCl was passed through solution CaCl2 में, फिर बोलता है MgCl2 में एंड NaCl में, इसका सोल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स क्रिस्टलाइजेस। देखो इसको हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं, वैसे तो हाँ दो तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, बट अगर आप इसको इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझो तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ गया। वैसे कहीं कहीं इसका सोल्यूशन जो इन्होंने कॉमन एन इफेक्ट पर भी दिया हुआ है अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से सोचो, बट इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो हाइड्रेशन एनर्जी से आप इसको सॉल्व करो। तो क्रिस्टलाइजेस की बात करिए, तो जब क्रिस्टलाइजेस का मतलब कि उसका हाइड्रेशन कम हो, जिसका हाइड्रेशन कम होगा वही तो क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट ज्यादा करेगा ना, क्योंकि पता है जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो वो सॉल्युबल हो जाता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है। कहीं कहीं पर लैटिस एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कहीं कहीं पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग जो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं अगर इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी लेंगे तो आप बहुत ही सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। कैसे? हाइड्रेशन एनर्जी सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। किसका साइज? हाइड्रेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चार्ज के। ठीक, यानी जिसका जो है चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो अब हाइड्रेशन ज्यादा तो यानी वो तो सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में आ गया ना, सोल्यूशन के फॉर्म में आ गया ना, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में तो नहीं रहेगा। अब आप देखो CaCl2 में कैल्शियम पे +2 का चार्ज है और MgCl2 में Mg के ऊपर +2 का चार्ज है। सर आप मेटल आयन को ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो एनायन तो सब में फिक्स है ना, क्लोराइड एंड क्लोराइड। तो हम जब मेटल आयन एनायन फिक्स्ड है, सॉरी जो क्लोराइड आयन है वो सब में फिक्स्ड है, तो हम जो यहाँ पे देखेंगे वो मेटल आयन देखेंगे। तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज एंड सोडियम के ऊपर +1 चार्ज। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इन्हीं लोगों की होनी है। अब इनमें भी किसकी होनी है? तो साइज फैक्टर लगा लीजिए आप, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के रिस्पेक्ट में वो आप लगा लेंगे। अब देखिए सोडियम आयन में, देखिए सोडियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस है कि जब सोडियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो वो क्रिस्टलाइजेज यानी सॉलिड स्टेट में ज्यादा मेंटेन रहेगा। समझ में आ गया? तो यानी ये जो 174 है
इसका आंसर 1 होना चाहिए, ओनली NaCl वही क्रिस्टलाइज्ड स्टेट में रह पाएगा। हमने जो यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है वो एक्सप्लेन हाइड्रेशन एनर्जी से किया हुआ है। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर आप इसको इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और क्वेश्चन को तुरंत इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरे क्वेश्चंस का डिटेल में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का सोल्यूशन, वो हम लोगों ने यहां पर आपको कंप्लीट किया। आप इस क्वेश्चंस को देख करके अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए। थैंक यू।